नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की सड़कों पर BS6 बसें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ से प्रदेशवासियों को परिवहन विभाग की अनेक नई सौगातें दी हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही 8 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस और 10 CNG बस, 2 AC बस, 20 टाटा बस, 43 आइसर सहित 400 BS6 बसों और सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई है। यूपी की सड़कों पर अब BS6 बसें दौड़ती दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ से प्रदेशवासियों को परिवहन विभाग की अनेक नई सौगातें दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आम जन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा का शुभारंभ किया। सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 लॉन्च की, 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई तथा महिला परिचालकों व विभिन्न निवेशकों को नियुक्ति पत्र व प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने PPP मॉडल पर विकसित किए जाने वाले 7 आधुनिक बस स्टेशनों के शिलान्यास सहित जुपिटर ऑडिटोरियम के नवीनीकरण, उच्चीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ किया। सीएम ने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ किया। साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का भी शुभारंभ किया। सीएम योगी ने 8 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, एक रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 CNG बस, 2 AC बस, 20 टाटा बस, 43 आशियर सहित 400 BS6 बसों और सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, कानून का पालन करने में लोगों को बुरा लगता है, लेकिन यही कानून आपकी जिंदगी भी बचाता है। बेड पर लेटे लेटे जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि नियमों का पालन कर सुखी जीवन जिए। सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है, सड़क सुरक्षा। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, आम जन को जागरूक करना, आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। कोरोना कालखंड में वैश्विक महामारी के दौरान 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं और नौजवानों को खोते हैं। परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। केंद्र की सरकार भी और माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है। सीएम ने जिन बसों को हरी झंडी दिखाई वो सभी बसें भारत स्टेज 6 यानी उत्सर्जन मानकों का पालन करती हैं। ये बसें BS4 की तुलना में बेहद कम प्रदूषण फैलाती हैं। इनमें स्पेशल फिल्टर होते हैं जो PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को 80 से 90% तक रोकते हैं। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। इस समय में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कुल मिलाकर 14,000 बसों का संचालन कर रहा है। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसें किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खास तौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वो और भी शानदार थी।
यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितनी बहनों ने यात्रा की इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार, ये आज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वो जिन भी कंडक्टर या ड्राइवर को नौकरी दें, उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। प्रत्येक 3 महीने में एक बार हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाए और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए। खासकर चश्मा लगाने वालों को जरूर चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा और हाथ में बस की स्टीयरिंग है। ऐसा करके हम लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें हर तरह की तकनीकी का इस्तेमाल करके दुर्घटनाओं पर काबू पाना चाहिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल के अलावा परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम बात करेंगे 27 की तैयारी, कल बैठक भारी। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है, जो कल सुबह 11 बजे लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी गंभीर मंथन किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर पर मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सके। बीएसपी इन चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देख रही है। पार्टी ने गाँव-गाँव में सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है, जिससे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा 9 अक्टूबर को कांसीराम परिनिर्वाण दिवस को लेकर भी बैठक में विशेष रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी इस मौके को जनसंपर्क और दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। बीएसपी नेताओं का कहना है कि पंचायत चुनाव के जरिए पार्टी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है और इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो सभी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की कल अहम बैठक होनी है। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में तय होगी अहम रणनीति। आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक में मंथन हो सकता है, चर्चा हो सकती है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से बहुजन समाज पार्टी उतरने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की कल अहम बैठक होने वाली है। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी दल जो है अपनी तरफ से इसी प्रकार की जो है बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से कल बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो है एक बड़ी कल बैठक बुलवाई है, ये तय किया जाएगा। उसमें माना जा रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि इसमें जो कैंडिडेट जो होंगे वो उनके चुनने की बात रहेगी। साथ ही साथ जो है जिस प्रकार से गांव-गांव में किस प्रकार से अपना प्रचार किया जाए और अपने वोटरों को जो है वापस किस तरीके से अपनी पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट है तर-बितर हो गया है, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गया है, कहीं पर समाजवादी की तरफ चला गया। तो उन वोटर को जो है अपने पार्टी में वापस जोड़ने की एक रणनीति कल तैयार की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी की कल जो बैठक है, जिसमें उनके जो भतीजे हैं आनंद, वो भी रहेंगे। जिस प्रकार से अभी 2 घंटे पहले जो है, जो आनंद के ससुर हैं, पूर्व सांसद हैं, जिनको पार्टी से उनको भी निकाल दिया गया था, उन्होंने भी मायावती से ट्वीट करके माफी मांगी है। तो मायावती ने 1 ही घंटे के बाद उनकी वापसी कर ली है और उन्होंने भी विश्वास जताया है कि हम अपने वोटरों को जोड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो है पकड़ कमजोर होती जा रही है, उसको लेकर के और ये बैठक में देखने को मिलेगा। उसमें निर्णय होंगे
और साथ ही साथ पंचायत चुनाव जो है एक बहुत ही बड़ा चुनाव है, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव को देखा जाए तो गांवों से जुड़ा हुआ ये पूरा चुनाव होता है। निश्चित रूप से ये पंचायत तो चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव का के लिए तैयारी कहा जा सकता है, इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल सुबह 11 बजे अहम रणनीति इस बैठक में तय हो सकती है। और अब हम आगे बात करेंगे संभल में जल प्रलय, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे संभल में जल प्रलय की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गंगा नदी की बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीती रात गंगा का पानी तेजी से फैलता हुआ जिले के 5 गांव तोतापुर, उदिया, नगला, पझांगी, रघुपुर और एक अन्य गांव में घुस गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। गांव के जंगलों में गंगा का पानी 4 से 6 फीट तक भर गया है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सड़ने लगी हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और पशुओं के चारे पर भी गंभीर संकट पैदा हो गया है। स्थानीय सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। तोतापुर गांव में तो हालात और भी खराब है, जहां बाढ़ के पानी से मुख्य सड़क तक कट गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सितंबर महीने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 2 दर्जन गांव के जंगलों में गंगा का पानी भर गया है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य की मांग ग्रामीणों के द्वारा लगातार की जा रही है। मवेशी बंदा पछाड़ी कर लेंगे। क्या है स्थिति गांव में पानी गंगा की? बेहाल है। कितना पानी है? पानी पूरो है, अब तो कितना पानी जंगल में? जंगल में तो गुदी है, गर्दन तक पानी। हाँ 12 को पानी सब। कितना पानी है? कितना गांव डूबा हुआ है इस समय? यहाँ है 5 गांव है। कौन कौन से? पजांगी है, कोटिया नगरा है और पल्ला गति गाँव में पल्ला, रघुपुर है। हाँ रघुपुर और मैंगरा। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, गंगा का रौद्र रूप चंबल में देखने को मिल रहा है। 5 गांव पूरी तरह से डूबे हुए हैं नजर आ रहे हैं, लोग बेहाल हैं, तमाम उनको दिक्कतें हो रही हैं। क्या कुछ अहम अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार संभल में बरसात हो रही है और बरसात के कारण जिस तरह से गंगा जल स्तर जो बढ़ा है, उसको लेकर कहीं न कहीं बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से गंगा किनारे जितने भी गांव हैं वो कहीं न कहीं पानी के पेटे में आ गए हैं और लगातार वहां पर बचाव कार्य भी किया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन उस तरफ लगा हुआ है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है और कानून लेखपाल भी वहां पर टीम लगा दी गई है, वो भी अपना डेरा डाले हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जाकर जो है कुछ ऐसे गाँव है जो कि गंगा किनारे है और वहां पर जो है गंगा का पानी गाँव में घुस गया है। करीब जो है 4 से 5 या 6 फुट पानी गांव में घुस गया है, जो कि बड़ी ही उनका जीवन जीना अस्त व्यस्त माना जा रहा है। और साथ ही साथ जो पशु हैं उनका भी बड़ा हाल हो रहा है, क्योंकि उन्हें चारा नहीं मिल पा रहा है उस तरफ। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी उस तरफ नजर डाले हुए है और उनकी कहीं न कहीं मदद कर रहा है और चारा की लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, बरसात को देखते हुए कहीं न कहीं जो है ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं जग रही है। जी निश्चित रूप से रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खेत खलिहान डूबे हैं, सड़क मार्ग कटे हुए हैं, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और अब हम बात करेंगे भाई की कातिल बहन। रायबरेली से खबर है, जहां रायबरेली में रिश्तों का कत्ल हुआ है। नाबालिग बालिका ने अपने 20 वर्षीय भाई की हत्या की। सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर भाई हिमांशु की हत्या को अंजाम दिया। मृतक की नानी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग बहन मोनिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी बहन को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज चल रहा था भाई हिमांशु, जिसकी वजह से आए दिन इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। हिमांशु को उसकी बहन ने इस दौरान मौत के घाट उतार दिया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की ये घटना है। रायबरेली जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में बहन ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग बहन ने अपने बड़े भाई की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं मृतक की
नानी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं नाबालिग बहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो बहन है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते भाई व बहन में आए दिन मारपीट होती थी, जिससे परेशान होकर के नाबालिग बहन ने अपनी भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पता चला बहन ने ही अपने भाई की निर्मम तरीके से हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग बहन को हिरासत में लेकर पूछताछ चालू कर दी है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और अब हम बात करेंगे हमीरपुर में विदेशी मेहमान। दरअसल खबर हमीरपुर से। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों की बाढ़ के बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। हर साल सर्दियों में आने वाले साइबेरियन प्रजाति के पक्षी इस बार बाढ़ समाप्त होते ही संगम की तलहटी में सैकड़ों की संख्या में नजर आए। खेतों में बचे बाढ़ के पानी में ये पक्षी मछलियों का शिकार करते देखे गए, जिससे स्थानीय लोगों में उत्सुकता और आनंद का माहौल देखा गया। मेरापुर इलाके में इन पक्षियों का झुंड खुलेआम विचरण करता दिखाई दे रहा है। वन विभाग के अनुसार ये पक्षी समूह में रहना पसंद करते हैं और मछलियों के शिकार के लिए ये जाने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बाढ़ के कारण जलभराव और मछलियों की उपलब्धता ने इन प्रवासी पक्षियों को आकर्षित किया। इस स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम इन दुर्लभ पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सतर्क है। ये दृश्य न केवल पर्यावरणीय संतुलन की झलक देता है, बल्कि हमीरपुर को पक्षी प्रेमियों के लिए एक नया ठिकाना भी बना सकता है। और अब हम बात करेंगे घर की लड़ाई सड़क तक आई। आगरा से खबर है, जहां पत्नी को बीच सड़क पर फेंक कर भागा पति। गाड़ी के अंदर मारपीट का आरोप लगा, जिसकी वजह से सड़क पर पत्नी को फेंक दिया। सड़क के बीचों बीच पड़ी रही महिला, जिसका वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। पति पत्नी में काफी समय से आपस में विवाद हो रहा था। महिला ने पति का नाम लवकुश वर्मा बताया है। भाजपा विधायक का करीबी बताया जा रहा है। लवकुश वर्मा मौके पर पहुंची पुलिस महिला को अपने साथ थाने ले गई। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आगरा के थाना डौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो सड़क के बीचों बीच पड़ी रही महिला, तो पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई और उसके बाद पत्नी को पति ने सड़क पर फेंक दिया। गाड़ी के अंदर मारपीट का आरोप लगा। सड़क पर पत्नी को फेंक कर पति फरार हो गया। सड़क के बीचों बीच पड़ी रही पत्नी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, पति पत्नी की लड़ाई जो है वो सड़क पर नजर आई। पत्नी की लड़ाई के बाद पत्नी को सड़क पर फेंक कर पति फरार हो गया। घायल पत्नी को पुलिस अपने साथ ले गई। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है मनोज, जो सड़क के बीचों बीच एक महिला पड़ी रही और उसके बाद जब लोग वहां पर गए तो पता चला कि पति पत्नी में काफी समय से विवाद चला आ रहा है। पति का नाम लवकुश शर्मा बताया जा रहा है। भाजपा विधायक का करीबी बताया जा रहा है, जैसा कि वहाँ के लोगों का कहना था और महिला का कहना था। मौके पर पुलिस महिला को थाने ले गई और थाने पर ले जाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर क्या मामला था, क्या वजह थी इस जगह मारपीट करने की, और जिस हालत में ये युवती थी उसको देखकर वहाँ काफी भीड़ जम गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। हाँ बिल्कुल अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाड़ी के अंदर मारपीट का आरोप लगा, उसके बाद सड़क पर पत्नी को फेंक कर पति फरार हो गया, जिसका वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। सड़क के बीचों बीच पड़ी महिला, जिसका वीडियो सामने आया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, लखनऊ यूपी T20 सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपाध्यक्ष BCCI राजीव शुक्ला भी होंगे शामिल। शाम 7:30 बजे इकाना स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। यूपी T20 सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले आज। सीएम योगी आदित्यनाथ आयोजन में होंगे शामिल।
उपाध्यक्ष बीसीसीआई राजीव शुक्ला भी होंगे शामिल। तो शाम 7:30 बजे इकाना स्टेडियम में होगा आयोजन। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, यूपी T20 सीजन 3 का ग्रांड फिनाले आज आयोजित होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में आपको बता दें आयोजन में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे ये आयोजन शुरू होगा। उपाध्यक्ष बीसीसीआई राजीव शुक्ला भी इस आयोजन में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे इकाना स्टेडियम में होगा आयोजन। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, यूपी T20 सीजन 3 का ग्रांड फिनाले आज, सीएम योगी आदित्यनाथ आयोजन में होंगे शामिल। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यूपी T20 का आज ग्रांड फिनाले शाम 7:30 बजे आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है? जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जो है ये T20 थर्ड का ये मैच चल रहे थे और जिसमें उत्तर प्रदेश की 6 टीमों ने जो है भाग लिया था। आज इसका फिनाले मैच है जिसमें राजीव शुक्ला और साथ ही साथ जो बीसीसीआई के मेंबर हैं और साथ में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मौके पर पहुंचेंगे। आज फाइनल मैच को उनके द्वारा देखा भी जाएगा। उसके बाद जो है जो प्लेयर्स है उनसे मुलाकात करके उनको सम्मानित भी करेंगे, विजयी टीम को। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश का ये मैच था, जिसका काफी ओपनिंग हुई थी, तो ओपनिंग में बॉलीवुड के कई एक्टर भी आए थे जिनके द्वारा जो है कई प्रोग्राम किए गए थे। और जिस प्रकार से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उस लोकप्रियता के मद्देनजर जो है मुख्यमंत्री का ये पहुंचना, इससे अगले वर्ष जब ये चौथा टर्न आएगा तो एक उम्मीद की जा रही है, जिस प्रकार से लोगों की संख्या इस बार बढ़ी थी, इसकी संख्या जो है 2 गुनी हो जाएगी। तो इस पहलू को भी देखा जा सकता है इसी पर्पज से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिससे कि अपने यूपी के खिलाड़ी जो है, प्लेयर्स जो है, वो क्रिकेट पर ध्यान दें और जिनसे और भी बच्चे से भागीदार हो सके स्पोर्ट्स में। तो इन सब पहलुओं पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार नजर रखते हुए जो है आज मुख्यमंत्री वहां पर फिनाले मैच में पहुंचेंगे और पूरे मैच का लुत्फ उठाते हुए प्लेयर्स को सम्मानित करेंगे। जी, निश्चित रूप से मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयोजन में शामिल होंगे। T20 सीजन 3 का ग्रांड फिनाले आज शाम 7:30 बजे इकाना स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India। आप देख रहे हैं K News।